जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की परीक्षाएं वर्तमान समय के अंदर चल रही हैं और दो चैप्टर से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसी किसी शिफ्ट के अंदर इन दोनों ही चैप्टर से प्रश्न बहुत ही उटपटांग पूछ लिए जाते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े पूछ लिए जा रहे हैं। और वो चैप्टर है समय, चाल, दूरी और चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऐसा नहीं है केवल एसएससी जीडी में है, भारत की ऐसी कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें ये दोनों चैप्टर निश्चित रूप से छात्रों को परेशान कर देते हैं। तो इन दोनों ही चैप्टर का रामबाण इलाज आज इस वीडियो में लेकर हम आए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के पहले आप भले ही इस चैप्टर को किसी और टीचर से पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको चैलेंज ठोकता हूं इस बात के लिए कि जो हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अपने आप में निश्चित रूप से एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसको देख करके इस चैप्टर के अंदर का जो डर है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आग लगा देते हैं। एक से एक प्रश्न है और इन सारे ही सवालों का सलूशन मात्र 2 से 4 सेकंड में आने वाला है। 2 से 4 सेकंड इसको आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो कलम छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अच्छे अच्छे सवाल है दोस्त और 2 से 4 सेकंड में इनका हम सॉल्यूशन बताएंगे। फिर डिटेल सॉल्यूशन भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आराम से सवाल को हल किया जाता है, लेकिन पेपर में अटेम्प्ट हल करने का तरीका आज आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा हल करने में आपको जरूर टाइम लगता होगा, लेकिन अब हमारा तरीका देखिए। कह रहा है कि यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला ब्याज 12,100 रुपया है। तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला दोस्त? तीसरे वर्ष में मिला 12,100 रुपया ब्याज मिल गया। तीसरे वर्ष में 12,100 रुपया ब्याज मिल गया। कह रहा है इसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 9% है। चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर आपको बताना है, ठीक है। अब आपके सामने हम जो थोड़ा सा एक विकल्प रख देते हैं, आपके सामने हम रखते हैं दोस्त विकल्प, और इस विकल्प के माध्यम से हम कुछ सिखाना चाहते हैं आपको। बिल्कुल वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लास्ट तक देखिए जरूर, क्योंकि आज आपको यूनिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिसके बाद से आपको कभी भी ना देखकर कैलकुलेशन को डर लगेगा, ना इस तरीके के प्रश्नों को देखकर आपको डर लगने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। देखिए प्रश्न के अंदर जैसा कि बोला है कि 3 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या है जी? तीसरे साल में प्रश्न के अंदर बोला कि यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 है तो इसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक खास बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। किस पर लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो धनराशि अभी कितनी है? आपको तीसरे साल ब्याज मिला 12,100। कह रहे चौथे साल ब्याज कितना मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, अब चौथे साल जो ब्याज मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी इसी के ऊपर जो ब्याज लग के आगे मिलेगा वही हमारी धनराशि होगी। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो 12,100 हमको ये पता है 3 साल का ब्याज है। चौथे साल का ब्याज हमको पता करना है तो इसी ब्याज के ऊपर अगला ब्याज लगा देंगे। तो 12,100 पे कितने परसेंट का ब्याज लगेगा दोस्त? 9% का। तो हम कह सकते हैं 9% बढ़ जाएगा, यानी 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त? 109। और बस इसी को कैलकुलेट करना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। मजा तो यहां आने वाला है दोस्त, क्योंकि यहां से जब बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा खराब करते हैं। अब हम तरीका बताने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 और 1 4 और गुणा में 1 और 9 10 1, 4 × 1 4। अभी देखते रहिए, हम बताएंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम, ये जादू चल रहा है। और देखिए इस जादू का तरीका बताएंगे, ये जादू हमने कैसे चलाया। 4 यहाँ पे है। अब देखिए 1 7 8 8 और 8 16, 16 का मतलब हो जाएगा 7, ये गलत हो जाएगा। 1 5 6 6 6 12 12 6 18 18 9 27, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ 1 3 4 4 1 3 4 1 5 5 8 13 13 9 22 से हो जाएगा 4, और यहाँ 4 1 5 5 3 8 7 15 15 6 21 3। तो विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, कैलकुलेशन किस प्रकार से इतना जल्दी हो गया? क्योंकि 12,100 से आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते, 00 से 00 कैंसिल करते, 121 का गुणा 109 करके सवाल का जवाब दे देते। लेकिन मैंने कहा कि ये सब नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन को कम कर दिया। कैसे कम किया? तो वो तरीका होता है दोस्त, ये बहुत ही अच्छा तरीका है मैथ के अंदर कैलकुलेशन को कम करने का। उसको हम कहते हैं डीएस का कॉन्सेप्ट। डीएस का मतलब होता है डिजिट सम। डिजिट सम में क्या होता है कि जो बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत भूत के समान है, डरे हुए, वो भयंकर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े अंक, तो उन अंकों को छोटा करना डीएस का काम होता है। डीएस का मतलब होता है दोस्त, डी का मतलब डिजिट और एस का मतलब होता है सम। यानी इस कॉन्सेप्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो बड़े अंक अगर हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ करके आपस में
उन अंकों को आपस में जोड़ करके इकाई अंक के रूप में लेकर आते हैं, यूनिट डिजिट के रूप में लेकर आते हैं। और वही काम हमने किया है, 12100 को सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया और तब तक जोड़ा जब तक कि वह इकाई अंक में ना आ जाए। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, 1 2 3 3 और 1 4, 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहां हमने कहा कि डीएस का कॉन्सेप्ट कहता है कि संख्या को जोड़िए, उसके अंदर जो अंक दिया है उसको जोड़िए और जोड़ने के बाद से क्या करिए, इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त कर लीजिए। जब आपस में सभी अंकों को जोड़ेंगे और इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसी को कहते हैं डीएस, और यही से डीएस का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे डीएस आ गया दोस्त 4। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 0 1 और 1 और 9 10, लेकिन अंकों को जोड़ा हमने तो अभी 10 आया जो कि इकाई अंक के रूप में नहीं है, उसमें टेंस डिजिट है, दहाई अंक उसको कह सकते हैं। उसमें 10 के अंदर क्या एक 0 भी है और 1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। तो हमको क्या करना है कि डीएस का कॉन्सेप्ट जब भी लगाएंगे और आपस में अंकों को जोड़ रहे होंगे तो टारगेट होगा कि वो एक अंक में बदले, एक अंक में। तो एक अंक में तो बदला नहीं, 1 0 1 1 और 9 10, तो 10 तो एक अंक में बदला नहीं, इसलिए हम क्या कर दिए 10 को आपस में फिर एक बार जोड़ दिए, 1 और 0 1। इस हिसाब से यहाँ पे अंकों का योग 4 आया, यहाँ पे अंकों का योग 1 आया। नीचे भी अगर देखेंगे तो 1 0 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, फिर 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के हर में 1 हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। 4 × 1 बराबर क्या हो गया 4। हमको ये देखना था कि इस विकल्प के अंदर अंकों का योग 4 दिखाई दे रहा है, सभी अंकों को जोड़ने पर 4 दिखाई दे रहा है। विकल्प नंबर सी है 1 और 3 4, 4 1 5, 5 8 13, 13 9 22 और 22 के अंकों का योग कितना हो जाएगा दोस्त 4। 22 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, अब फाइनली सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आया 22। और डीएस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो अंकों को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, आपस में अंकों को जोड़े तो इकाइयों का टोटल सम ऑफ डिजिट आ जाना चाहिए 4, और 4 विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए विकल्प का राइट जवाब क्या होगा सी। तो अगर आप पेपर के अंदर बैठेंगे, पेपर के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो डीएस का कॉन्सेप्ट लगाने में कितना सेकंड लगेगा भाई, 1 2 3 1 4 और 1 और 9 10, 4 1 4, 4 किसमें दिखाई दिया, इसमें दिखाई दिया, उत्तर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर सवाल आता है कि सर कई बार ऑप्शन मैच कर जाता है, तो बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, बहुत सारे तरीके, एक नहीं सैकड़ों तरीके हैं। अगर मान लीजिए किसी विकल्प के अंदर ऑप्शन मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएस का कॉन्सेप्ट लगाया, मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच कर गया, 3 ऑप्शन मैच कर गया, 4 ऑप्शन मैच कर गया, कोई मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन मैच करता है तो दूसरा हम तरीका लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, लगभग मान। ये सारी की सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं दोस्त तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ऑप्शन मैच कर जाने पर क्या होगा, लगभग मान लगाते हैं, वहां अगर मैच कुछ कर जाए तो क्या करेंगे, डीएस कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ऑप्शन लगातार मैच कर रहा है, क्या करेंगे, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन मैच कर दिया, ऑप्शन अगर मैच करके मान लीजिए 4 डीएस 2 ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति में एक काम करना होगा आपको, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा देंगे, यानी लगभग मान। भाई 12100 का तो 9% निकालना था हमको, 12100 का अगर 9% निकालेंगे तो लगभग 1100 के आसपास जाएगा, और लगभग अगर 1100 जोड़ेंगे तो 13000 12100 का अगर 9% निकालेंगे तो लगभग 1100 के आसपास, और 1100 रुपया अगर ब्याज अगर आगे जुड़ जाएगा तो लगभग 13200 के पास जाएगा, 13000 से ज्यादा 13200 के लगभग में जाएगा। और एक ही विकल्प यहाँ पे दिया था, फिर आपका ए बी और डी गलत हो जाता, विकल्प नंबर सी राइट जवाब होता। 2 तरीके हमने बताया, एक तरीका हमने बताया कि डीएस कैसे लगाएंगे, एक तरीका बताया लगभग मान कैसे लगाएंगे। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, लगभग मान और डीएस वाले, तो सवाल मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का है, पलक झपका नहीं, जवाब आपके सामने है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखिए, मैं डिटेल सॉल्यूशन भी कराऊंगा कभी, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के दृष्टि से कैसे पेपर के अंदर हल करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने टाइम कम पड़ जा रहा है। भाई 1 घंटे का पेपर है और 80 प्रश्न हल करने हैं। तो अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 9984 रुपए प्राप्त होंगे। इसके थोड़ा विकल्पों को हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों, इसका विकल्प आपके सामने हम रख देते हैं 3 1 4 और 2, ये वर्ष है, और आपको जो धनराशि दी गई है वो है आपकी 60,000 रुपए। कितनी धनराशि है दोस्त, प्रिंसिपल जो दिया गया, मूलधन जो दिया गया वो है 60,000, कितना दिया गया 60,000, और इसके आगे दिया गया कि रेट 8% है, रेट है 8%, और आपको क्या कह रहा है 9984 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। इंटरेस्ट जो है वो 9984 है। क्या इस सवाल को हम हल करेंगे, तो दोस्त हल करने की आवश्यकता नहीं, और अगर हल करने ही की बात होती तो आप हमारा ये वीडियो देखते ही क्यों, हम आपको चैलेंज ही क्यों करते कि ये हर एक सवाल चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का हो, समय चाल दूरी का हो, 4 से 5 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। ये चैलेंज अगर हमने किया है तो इसके पीछे का कुछ रीजन है। तो आइए समझते हैं, 60,000 रुपए की धनराशि दर 8% है और ब्याज आपका 9984 रुपया है। आपसे पूछा है वो समय क्या होगा, वो समय अवधि बता दीजिए। बिल्कुल आसान है, सुनिएगा एक चीज, 8% के हिसाब से अगर हम देखें, 8% अगर आपका ब्याज लग रहा है
चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8%। और अगर 60,000 रुपए की धनराशि है और आप ब्याज अगर 9984 रुपया प्राप्त कर लेते हैं, तो एक बार यही देख लेते हैं कि 9984 रुपया जो ब्याज मिला है हमको, वो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है। क्योंकि टोटल परसेंटेज जब पता चलेगा कि हमारा इतना परसेंट ब्याज मिला, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आपको 5 साल के अंदर 50% ब्याज मिल जाए, टाइम आपको 5 साल का दिया हो और 50% ब्याज हो, तो आप बता सकते हैं ना कि हर साल में 10% मिला है। तो यानी कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि एक बार टोटल परसेंटेज निकालें कि टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला है। टोटल इंटरेस्ट जितना परसेंट मिला होगा उतना हम समय से भाग देकर सवाल का जवाब दे देंगे। सुनिएगा, 9984 रुपया अगर हम देखें 6000 का, तो कितना परसेंट होगा। टोटल परसेंट निकालने जा रहे हैं हम कि कितना परसेंट ब्याज मुझे मिला है। अगर 6000 का 9984 रुपया हम निकालने जाए कि 9984 रुपया 6000 का कितना परसेंट है, तो वो भी लगभग में निकालेंगे, एक्चुअल नहीं। सुनिएगा, 6000 का अगर हम 1% देखें तो कितना हो जाएगा दोस्त। 6000 का 1% होगा दोस्त 600, 1% हो जाएगा 600। अगर 1% 600 होगा तो 9984 रुपया कितना परसेंट होगा बताइए। तो अगर इंटरेस्ट 9984 रुपया है तो कितना परसेंट होगा। 600 से डिवाइड करिए 9984, भाई 1% की वैल्यू अगर 600 है, यानी कि 600 1% को डिनोट कर रहा है, तो 9984 किसको डिनोट करेगा। तो मेरे ख्याल से 16% से कुछ ज्यादा आएगा, 16% से कुछ ज्यादा आएगा। यानी कि ब्याज जो मुझे मिला वो कितना परसेंट मिल गया दोस्त, 16% से कुछ ज्यादा, है ना। मैं एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा, विकल्प हमारे सामने है। प्रश्न एग्जाम के अंदर, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप बैठते हैं, 4-4 विकल्प होते हैं दोस्त, तो वो किसी आरती पूजा के लिए नहीं दिए जाते हैं, विकल्पों का बड़ा महत्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल अगर विकल्प से करेंगे तो पेपर के अंदर टाइम कम लगेगा और निश्चित रूप से आप फुल में फुल स्कोर करके आ जाएंगे। तो सुनिएगा, मुझे पता चला कि यार 600 रुपया जो है वो 1% के बराबर है। अगर 600 1% को डिनोट कर रहा है, तो ये 9984 रुपया कितने परसेंट को डिनोट करेगा। तो मेरे ख्याल से यार 16% से कुछ ज्यादा डिनोट होगा। यानी मुझे पता चला यार 16% ब्याज मिल गया। और ब्याज की दर कितनी है हर साल की, 8%। हर साल मुझे 8% मिल रहा है। हर साल कितना मिल रहा है, 8%। 16% कितने साल में मिल जाएगा सर, 2 साल में। सर 2 साल में मिलेगा। अगर साधारण ब्याज होता है 2 साल से अब ऐसा नहीं कि 3 साल लग जाए, क्योंकि 24% के करीब नहीं है ये, 24% के करीब नहीं है, ये 16% के आसपास जा रहा है। और 16% के आसपास की हम बात करें तो 8% के हिसाब से 16% तक पहुंचने में दोस्त 2 साल का टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगेगा। और इसलिए हम राइट जवाब दे सकते हैं विकल्प नंबर डी। आप कहेंगे सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आपने किया नहीं, तो क्यों करने जाए भाई। पेपर के अंदर अगर हमारे सामने विकल्प है तो हम पागल है क्या। पागल कुत्ता तो काटा नहीं है। वहां तो हमको ज्यादा स्कोर करना है ना, वहां ये नहीं दिखाना है कि हम इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं, एग्जामिनर खुश होकर हमको बहुत ज्यादा मार्क्स दे देगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्जाम तो है नहीं। तो यहाँ हमको तरीका ये होता है कि भाई हम टाइम बचा लें, और टाइम बचाने का ये बहुत नायाब तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हमने देखा यार 60,000 रुपया है, 9984 ब्याज मिल गया। अगर 9984 ब्याज मिला है तो 60,000 का हमने देखा 9984 कितना परसेंट हो रहा है। तो हमने कहा कि 1% अगर 60,000 का देखी तो 600 हो रहा है। 9984 16% के कुछ ज्यादा जाएगा, 16% से ज्यादा जाएगा। तो 16% होने में 8% के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगभग। मान लिया होता 2 साल। बाकी कैलकुलेशन करता रहिए, कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेशन करेगा, मैं ऐसे जवाब दूंगा। बाकी हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला होता है x + y + x × y / 100। फॉर्मूला दुनिया करेगी, दुनिया इससे सॉल्यूशन करे, मैं तो इसी तरीके का प्रयोग करता हूं और यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, पेपर के अंदर दोस्त विकल्प इसीलिए दिए जाते हैं, ऑप्शंस की कमजोरियों को आप समझिए। अगर इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए 80% प्रश्न आपके पेपर के अंदर विकल्प से निकल जाएंगे कम टाइम के अंदर। टाइम कितना लग रहा है, बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 279 रुपया है, वह धनराशि क्या होगी। फिर ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 सेकंड पर्याप्त है। 2 सेकंड, मैं विकल्प आपके सामने रख दे रहा हूं। 2 सेकंड से ज्यादा वक्त टाइम नहीं लगने वाला है, आप देखते रहिए। बस सवाल जो भी है आपके सामने, निश्चित रूप से अगर इसका बेसिक से सॉल्यूशन करें तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा। ये तरीका कोई तुक्का लगाने वाला नहीं मैं बता रहा हूं, ये वो तरीका है जिसको आप पेपर में यूज कर सकते हैं। सुनिएगा, 10% की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के अंदर है ना, कितना है जी, 279 रुपया। ठीक है, दर है 10%, यहां दर लिख दे रहे हैं, दर है 10%। और आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के सीआई और एसआई का, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। 3 साल के, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया, और वो कितना दे दिया, 279। और आपको 10% पता है, और 10% कितना है, आर जो है, जो आर की वैल्यू है वो है 10%,
और आपसे पूछा है क्या, प्रिंसिपल, वो धनराशि क्या है, पी की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। चलिए पी का वैल्यू पूछा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जब भी बात करें, किसकी बात करें, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जब भी बात की जाए तो ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर निकालने का एक सिंपल सा सूत्र होता है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। 3 साल का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का गैप आ जाए किसी प्रश्न के अंदर, तो चुटकी बजाते आप एक सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यह है ए क्यूब, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ डबल डैश दे रहे हैं, इसका कुछ मतलब है। और यह है 3a स्क्वायर, यहाँ पे डबल डैश रहेगा, यहाँ दशमलव, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई अंक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ लिख देते हैं, या फिर रहने ही देते हैं, यहाँ पे दशमलव ही रह देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दशमलव रह देते हैं, ठीक, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं रहे तो कोई अंक भी रह सकता है। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सूत्र होता है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर a क्यूब 3a स्क्वायर। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब 3a स्क्वायर, बहुत सिंपल है, a क्यूब 3a स्क्वायर। a क्या है दोस्त, a है दर, a है रेट, रेट कितना दिया, रेट कितना दिया दोस्त, पेपर के अंदर आपके प्रश्न के अंदर 10% दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10। और अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, आएगा 1000। लेकिन याद रखिएगा a क्यूब की जगह पे केवल 2 अंक रहेंगे, कितने अंक रहेंगे दोस्त, केवल 2 अंक रहेंगे। तो 1000 हमने किया भाई, a क्या है, तो ये हमने कहा कि दर है, a क्या है, a है, a जो है वो दर को दर्शाएगा, a दर को डिनोट करेगा, रेट को बताएगा। तो अगर a की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब अगर करेंगे तो 1000 होगा। 1000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो केवल 2 प्लेस, केवल 2 अंक रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो 1000 के लिए यहाँ पे डबल 0 रख लीजिए, क्या रख देंगे, डबल 0, क्योंकि 1000 में 1000 होता है। 1000 कैसे लिखते हैं, 1000 ऐसे लिखते हैं 1000। तो यहाँ पे चूंकि 2 ही स्थान है, 2 स्थान है, a क्यूब की जगह पे कितने अंक रख सकते हैं, 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक, और बाकी 2 अंक क्या होगा, वो हासिल चला जाएगा। तो डबल 0 लास्ट का जो है वो यहाँ पे हमने रख दिया, बाकी इस 10 को हमने हासिल के रूप में ले लिया, बाहर कर दिया, कैरी कर लिया, कैरी कर लिया। अब कैरी करने के बाद आगे क्या होगा, फिर वही a की वैल्यू कितनी है, 10% है, हमने बताया है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 दिया ही 300, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। और बाकी जो कैरी के रूप में हमने लिया था, हासिल जो गया था, कैरी गया था, वो 10 गया था। 300 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 310, 310। लेकिन यहाँ पे कितने अंक रख सकते हैं, केवल 2 अंक। 310 में केवल 2 अंक रखना है, और भी पीछे से रखना है, हम बार बार पीछे से रख रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, क्या रखेंगे, 10। और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट। अब 3 कहां जाएगा भाई, बाहर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि हमको पता चला कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% के हिसाब से कितना आया, 3.10000। इस 000 का कोई महत्व नहीं है, मुझे ये पता चला 3.1 आया, और 3.1 जो है वो डिनोट कर रहा है 279 को, कितने को डिनोट कर रहा है, 279 को, 279 को। हमसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी। आप अगर बताएं तो बड़े ध्यान से बता सकते हैं कि गुरुजी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90, यहाँ काटिएगा 31 से 9 बार में कट जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी। आपसे धनराशि पूछी गई, धनराशि है 100, 100 की वैल्यू हो जाएगी 90 × 100, 90 × 100, और ये बता सकते हैं आप 90 × 100 जैसे ही करेंगे तो 9000 सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कभी भी दे दे तो याद रखिएगा a क्यूब 3a स्क्वायर, a क्यूब 3a स्क्वायर। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। a क्या है, दर है, दर कितना दिया, 10%, 10% है तो 10 का क्यूब किया तो 1000 आया। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 2 अंक ही रह सकते हैं, तो 1000 की अगर हम बात करें तो 1000 में 3 अंक होते हैं। 1000 में कितने अंक होते हैं, 3 अंक। तो 3 अंक में से क्या किया, हमने कहा कि लास्ट का 2 डिजिट रखना है, यहाँ पे 2 डिजिट रखा, लास्ट में क्या है, 00, यहाँ पे चिपका दिया। आगे चले गए हम, अब आगे क्या रहा, 3a स्क्वायर, फिर a की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 3 में करेंगे 300। अब 300, यहाँ 1000 में से 10 हमने कैरी ले लिया था, तो 300 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 310। क्या हो जाएगा, 310। अगर 310 हो जाएगा तो यहां भी केवल 2 ही अंक रखना है, तो 310 में अगर 2 अंक रखना है तो अंतिम से 2 अंक रखना होगा, और अंतिम से 2 अंक हम रखेंगे तो यहाँ पे 10 आया, 10 हमने यहाँ रख दिया, यहाँ 00 रखा है, यहाँ 10 रख दिया। अब 3 कहां जाएगा बेचारा, तो आगे जाएगा, दशमलव के इधर आ जाएगा। तो मुझे पता चला 3.1 जो है 3 वर्ष के सीआईएसआई का डिफरेंस है, जो 279 को डिनोट कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 होगी, 100 यूनिट की वैल्यू 9000 होगी। क्लियर होगी बात,
मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। अभी हम आपको एक तरीका सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर के अंदर करना है, और मुझे पेपर के अंदर करना हो तो मुझे याद है कि भाई 10% के हिसाब से 3 साल का 3.1% होता है। 3.1 की वैल्यू 279, 1 यूनिट की वैल्यू 90, 100 यूनिट की वैल्यू 9000। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक ब्याज रूप से की गई हो तो 7200 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इस सवाल का भी उत्तर हम तुरंत लगाने वाले हैं। इधर विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है, और विकल्प के बाद से हम उत्तर ही लगाने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल ही नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई 3 वर्ष के लिए ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाए तो 7200 रुपए की राशि, यानी मूलधन कितना दिया है दोस्त? मूलधन दिया है, पी का वैल्यू है 7200 रुपए, प्रिंसिपल 7200 है, 20% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज है। अगर 1 साल का 20% है और ब्याज अगर अर्धवार्षिक ली जा रही है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, साल भर का 20% है, अगर हाफ ईयरली की बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? पूरे 12 महीने का 20%, तो 6 महीने का कितना होगा? 10%। तो हम कह सकते हैं ब्याज की दर क्या होगी? 10% छमाही होगी। 18 महीने का टाइम है, प्रश्न के अंदर कितना बोला? 18 महीना। तो 6 महीने के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि हम हर 6 महीने में ब्याज लेने जा रहे हैं, 18 महीने का टाइम आपको हमने दिया है, इसका मतलब हम कितनी बार ब्याज वापस वसूलेंगे? 3 बार। तो टाइम अगर हम बात करें तो टाइम जो होगा वो 3 टर्म का होगा। 3 बार हम क्या करेंगे? टाइम जो है 6 महीना भाई 18 महीने में कितनी बार आता है? 3 बार। ठीक है, अब आगे क्या पूछ लिया प्रश्न के अंदर? आगे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, 7200 रुपए की राशि 10% के हिसाब से 3 बार। अब एक चीज हमने बताया कि 10% के हिसाब से अगर 3 बार का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, 10% के हिसाब से आपको 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो अभी फॉर्मूला वो बताए, उसमें थोड़ा सा और आपको संशोधन करना पड़ेगा। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो याद रखिएगा a क्यूब 3a स्क्वायर, और डबल प्लेस यहां रखेंगे दोस्त, और यहां पे हो जाएगा 3a। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको 3 वर्ष का इकट्ठा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। जब भी आपको 3 वर्ष का इकट्ठा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 वर्ष का नहीं 3 बार का, 3 बार जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, कितने बार? 3 बार। यहाँ पे क्यों हम 3 बार कर रहे हैं? क्योंकि 18 महीना है और 6 महीने के हिसाब से करना है, हमको अर्धवार्षिक करना है, तो 3 बार तो आएगा ही। तो अगर 3 बार की अगर हम बात करें, 3 बार अगर करना है गणना, 3 बार जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी होगी और आपको टोटल इकट्ठा चक्रवृद्धि ब्याज बताना होगा, तो फॉर्मूला याद रखेंगे a क्यूब 3a स्क्वायर 3a। हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, सबसे लास्ट से वैल्यू को रखते हुए आएंगे, सबसे लास्ट से। और यहाँ पे डबल डैश बनाना, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी a क्यूब के जगह के नीचे 2 अंक रख सकते हैं, 3a स्क्वायर के पास भी 2 ही अंक रह सकता है, बाकी के जो अंक है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चलिए a की वैल्यू क्या होगी? a क्या है? a है दर, a क्या है? दर है, और दर कितना दिया है? 10%। तो 10% के हिसाब से अगर देखें तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? फिर 1000, और 1000 की अगर हम बात करें तो 1000 का हमको क्या रखना है? यहाँ पे 2 ही अंक रखना है, और वो 2 अंक कहाँ के होंगे? 1000 का हमको 2 अंक रखना है, वो 2 अंक कहाँ के होंगे? तो सबसे आखिरी के, सबसे आखिरी में क्या है? लास्ट में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई? ए की वैल्यू कितनी दी गई? 10%। 10 का स्क्वायर 100, 100 की आई 300, तो 10 कैरी गया है, उसको लेकर आएंगे, तो 300 में 10 जोड़ देंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 310। कितना हो जाएगा? 310। लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक रखना है, और वो भी लास्ट के अंतिम 2 से, तो अंतिम 2 अंक अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? 10, तो इस 10 को लिख देंगे। फिर 3 क्या होगा? कैरी चला जाएगा, 3 कैरी चला गया। फिर आगे यहाँ पे दशमलव रखेंगे, और फिर 10 का गुणा, सॉरी 10% यहाँ है, 10 3 30 और 3 33, तो 33.1। अब 0 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 33.1 ये डिनोट कर रहा है। 33.1% मुझे पता चला 30 बार का, यानी पूरे 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही आपको धनराशि होगी। तो 7200 रुपया आपका मूलधन है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे की जाती है। तो 7200 रुपए का मुझे बस 33.1% निकाल लेना है। 7200 रुपए का 33.1% होगा, जो भी होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज की गणना किस पे की जाती है? हमेशा मूलधन पे की जाती है। तो 3 साल जो है, 3 टर्म का हमने निकाल दिया, 3 टर्म का यानी 18 महीने का टोटल, 18 महीने का टोटल 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% है। 33.1% ब्याज मिलने वाला है मुझे, किस पे मिलेगा? जो धनराशि हमने जमा की है या निकाला है। तो 7200 रुपए का 33.1% मेरे सवाल का राइट उत्तर होने वाला है।
अब 33.1% कैसे होता है, परसेंटेज के अंदर वैल्यू याद किए होंगे कि 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। वैल्यू के अंदर आप पढ़े होंगे, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो इस बात को जानते होंगे कि 33.33% की वैल्यू होती है 1/3, यानी 1/3। क्या होगा, 1/3, 1/3। ये भी लगभग वही है भाई, 33.1 है और यहाँ 0.3 है, लगभग हम 1/3 के करीब मान सकते हैं भाई। 33% जो है वो 1/3 के करीब होता है। 7200 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 2400 के करीब जाएगा, 2400 के बिल्कुल नजदीक होगा। विकल्प नंबर डी दिया है केवल, बाकी कहीं 2400 के करीब नहीं है। ये दूर है भाई, ये 38 दूर है, ये नजदीक है। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मेरे ख्याल से बहुत चीजें नहीं है ऐसा कि जो आपको ना समझ में आने वाली हो, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि आपको जो ना समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो यही आपको करना था भाई। 3 टर्म का निकाल लिया 33.1%, 7200 का 33% कितना होगा, तो मुझे परसेंटेज के अंदर वैल्यू याद है कि 33.33 की वैल्यू 1/3 होती है। 1/3 लगभग निकालना होगा। 7200 का 1/3 लगभग में 1/3 अगर हम निकालेंगे तो 2400 के करीब जाएगा। 2400 के करीब विकल्प नंबर डी दिखाई दिया, बाकी हम छोड़ देंगे। कैलकुलेशन तो करने वाला खरीदता ही रहेगा, तो कैलकुलेशन के ऊपर नहीं चलना है दोस्तों। अब इस प्रश्न को मैं दोबारा से बता रहा हूं, हल करना हो, मान लीजिए पेपर में हमको हल करना है। जैसे आज आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि गुरुजी बता दिया है a क्यूब 3a स्क्वायर 3 है, तो मुझे जमा नहीं कर लेंगे भाई। 10 का क्यूब 1000, लास्ट में 2 डिजिट आएगा, डबल 0 हो जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 के 300 में 10 लिखेंगे, और फिर 10 से 33.1%, 10% की वैल्यू 10% के हिसाब से अगर निकालेंगे 3 बार का 33.1 आ गया। 33.1 मतलब होता है किसी भी चीज का 1/3। 7200 रुपए का 1/3 2400 के करीब जाएगा। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। ये रहो बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 4620 रुपए की राशि का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया। किस्त वाले प्रश्न है जो पेपर के अंदर आ रहे हैं। 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज दर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, कितने किस्तों में देना है दोस्त, आपको देना है दर से 2 वार्षिक किस्तों में प्रत्येक किस्त कितने रुपए होगी। 2 समान वार्षिक किस्त है, 10% के हिसाब से। ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो चलिए किस्त वाले सवालों को हम बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले प्रश्न कैसे हल होते हैं। तो सुनिएगा, 10% की वैल्यू कितनी होती है। 10% का अगर विनिमय मान हम आपसे कहें तो 1/10 होता है, यानी 10 रुपए की धनराशि है तो उसमें ब्याज कितने का मिल जाएगा, 1 रुपए का। यानी 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 से अगर धनराशि 10 रुपया है तो आपको कितना वापस करना होगा, फिर देना होगा। अगर ब्याज लग रहा है तो उस पर तो 10 से आपको कितना देना होगा, 11। किस्त वाले जब भी प्रश्न आ जाए और चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त का प्रश्न हो तो अगली किस्त जब भी देनी होगी तो आपका इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। दोबारा जब आप किस्त देने जाएंगे तो इस 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 100। और इस 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121। अब चूंकि ये आपका मूलधन है और ये किस्त में जो धनराशि आप देने जा रहे हैं वो कह रहा है कि समान किस्त देने जा रहे हैं। आप बताइए, अगर ये किस्त है भाई, 10 धनराशि है, 1 रुपया ब्याज मिला के हम कितना रुपया दे रहे हैं, 11। अगले साल का जब दोबारा हम किस्त देने जाते हैं तो हमने कहा कि स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। उसने कहा किस्त समान है, तो किस्त यहाँ पे कैसे समान है, एक जगह 11 है, एक जगह 121 है, एक जगह 11 एक जगह 121 है। समान कैसे है, अगर समान नहीं तो समान करना पड़ेगा। 11 और 121 कैसे समान होगा, जब यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे हो जाएगा। अगर यहाँ 11 से गुणा होगा तो बीच में रेशियो है। रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक संख्या से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा होता है, तभी जाके वो बैलेंस होता है। तो 11 से गुणा इधर तो 11 से गुणा इधर। अब हो गया सब कुछ खत्म। 11 दाम 110 और 100 यानी 210। 210 जो है टोटल धनराशि है। 210 जो है वो 4620 रुपए का दर्शा है, 4620 है ना, 4620 रुपए की धनराशि है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। अगर 210 4620 की को दर्शा रहा है तो हमको बताना है 121 किसको दर्शाएगा। तो बिल्कुल बता सकते हैं दोस्त, 210 अगर 4620 को दर्शा रहा है तो 121 कितने को दर्शाएगा, 4620 बटे में 210 और गुणे में 121। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं। काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 3 21 0 बच जाएगा। सबसे पहले तो 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लेंगे हम। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 7 से काटिए, 7 3 21 और यहाँ कटेगा तो 7 6 42 बच जाएगा। 4 और 2 7 6 42। ठीक है, और 3 से अगर हम बात करें तो 3 से 66 फिर कितने का कट जाएगा, 22 बार। तो 22 गुणा 121 और ये प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। जब इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जो भी आएगा वही आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। जैसा कि अभी विकल्प में दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप पुनः आप चाहे तो डीएस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 22 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 1 2 3 और 1 कितना होता है, 4 4 चौके 16, 16 के अंकों का योग 7। तो विकल्प नंबर अगर हम देखें
तो विकल्प नंबर सी में ही केवल 7 दिखाई दे रहा है। आप विकल्प नंबर सी को देख लीजिए। विकल्प नंबर सी में अगर देखेंगे अंकों का योग 2662 यहाँ दिया है, 2 6 8 8 6 14 14 2 16 और 16 के अंकों का योग क्या हो गया 7। ये डीएस का कॉन्सेप्ट बताया। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेसिक से करना है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 22 गुणा 121 का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2662 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने कहा कि भाई हम अपना डीएस का कॉन्सेप्ट लगा दिए, बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया। तो किस्त के सवाल जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के बने तो याद रखिएगा आप परसेंटेज से इस रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं। उसने बोला 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा तो 11 वापस करना होगा। क्योंकि 2 किस्तें थी तो चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम किस्त से सवाल हल करते हैं, किस्त वाले प्रश्न हल करते हैं, तो अगली किस्त को देने के लिए पिछले किस्त का स्क्वायर करते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। अब उसने बोला चूंकि समान किस्तें हैं तो यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 121 था, समान किस्त नहीं हुआ और इसलिए इस 11 को 11 में गुणा कर दिया ताकि ये पता हो कि भाई समान किस्त हो गई, क्योंकि प्रश्न के अंदर बोला समान वार्षिक किस्त देनी है। अगर 11 का गुणा इधर करेंगे तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि बीच में रेशियो लगा था। और इस हिसाब से हम बता पाए कि 4620 अगर टोटल धनराशि है 2 साल के अंदर हम जो दिए हैं, 2 साल के लिए जो दिए धनराशि वो 4620 है। हमने कहा यार हम अपने हिसाब से देखें तो 11 धाम 110 और 100 210 मेरे हिसाब से 2 साल का हो रहा है, 4620 को डिनोट कर रहा है, प्रत्येक किस्त 121 की है। बता दिए कैलकुलेशन करके 2662। मेरे ख्याल से चक्रवृद्धि ब्याज के 5 प्रश्न जो हमने आपको बताया वो दिमाग के अंदर बिल्कुल छप गए होंगे, बिल्कुल छप गए होंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है दोस्त। चलिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और बाकी अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करके खुद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक ट्रेन 2 स्टेशनों पी और क्यू के बीच 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। पी और क्यू 2 स्टेशन है और पी और क्यू के बीच कितने टाइम लेती है, तो हम कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, आगे क्या बोला प्रश्न के अंदर, यदि आपने सामान्य गति की 5/6 गति से यात्रा करती है। अच्छा, P से Q, अगर हम बात करें P से Q की तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, कोई भी 2 स्थानों के बीच की दूरी हमेशा निश्चित होती है। भाई उसने बोला कि P से Q, तो P से Q इसका मतलब निश्चित स्थान है, P से चलेगी और Q तक जाएगी और निश्चित स्थानों के बीच की दूरी समान होती है। जब भी याद रखिएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर दूरी समान हो जाए, अगर दूरी समान हो, दूरी अगर समान हो जाए तो याद रखिएगा चाल और समय के बीच का संबंध, स्पीड और टाइम के बीच का संबंध इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल और समय के बीच का संबंध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर दूरी समान हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न के अंदर क्या बोला, अपनी सामान्य गति की 5/6 गति से यात्रा करती है। अब 5/6 का मतलब हम थोड़ा आपको समझाते हैं। इस 5/6 का मतलब क्या है, अगर वो बोल रहा है कि 5/6 की गति से यात्रा कर रही है तो 5/6 का मतलब क्या है, यानी 6 उसकी मूल स्पीड थी तो अब कितनी हो गई उसकी स्पीड 5। क्योंकि जो मूल होता है, जो ओरिजिनल होता है वो भिन्न के नीचे होता है, फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूल होती है और बाकी जो है उसका रिजल्ट होता है। तो कह रहा है सामान्य गति की 5/6 गति से चलता, यानी कि शुरुआत की जो स्पीड है वो अगर 6 थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड यानी कि चाल, शुरुआत की चाल उसकी कितनी थी 6, तो अब कितनी हो जाएगी 5। अरे सामान्य गति की 5/6 से चलता, यानी पहले 6 था तो अब कितना हो गया 5। ठीक है, तब क्या होता है आगे, तो कह रहा है कि 5/6 से यात्रा करता तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं दोस्त, अभी हमने क्या कहा, दूरी समान है, चाल और समय के बीच का संबंध उल्टा होगा। चाल यह है तो समय का संबंध क्या होगा, समय की अगर हम बात करें तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, 5:6 होगा। कितना होगा 5:6 होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 80 मिनट लगता था पहले, अब कितना समय लगेगा, तो पहले वाला समय कौन होगा 5 जो है 80 को दर्शाएगा। अगर 5 80 को दर्शाएगा, 5 यूनिट 80 को दर्शा रहा है, 1 यूनिट 16 को दर्शाएगा। 1 यूनिट अगर 16 यूनिट को दर्शा रहा है, 1 यूनिट 16 मिनट को बता रहा है, 1 यूनिट 5 की वैल्यू 80 तो 1 का मान कितना हो जाए 16। 1 अगर 16 मिनट को दर्शा रहा है, अब जो है अब यानी बाद वाला, बाद में कितना लग जाएगा, तो 16 छके 96 मिनट, यानी 1 घंटे 36 मिनट का टाइम लगने वाला है दोस्त। ये प्रश्न का आपका राइट जवाब होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि अगर दूरी समान हो तो चाल और समय के बीच का संबंध आपस में उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, और इसी का प्रयोग हमने किया कि भाई 5/6 गति है, यानी 6 पहले की है तो अब कितनी है 5, तो चाल का अगर 6 5 है तो समय का 5 6 हो गया, कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। करें 2 ट्रेनें एक ही समय में
दो स्टेशनों से यात्रा शुरू करती है और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर ली होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो सुनिएगा, जब भी कोई मिलेगा ना तो मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम। मिलने का समय हमेशा समान होता है। आपको किसी से मिलना है तो आप टाइम फिक्स करते हैं कि हम 11 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे, ठीक है, 4 बजे मिलेंगे, रात में 9 बजे मिलेंगे। मिलने का टाइम हमेशा फिक्स होता है। मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम, मिलन का समय समान होता है। और जैसे ही मिलने का समय समान होता है तो समय चाल दूरी के अंदर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर समय समान हो जाए, क्या हो जाए? समय समान हो, समय समान दिया जाए। याद रखिएगा, मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम, मिलने का समय समान होता है। अगर मिलने की जब भी बात करेगा प्रश्न के अंदर, जहां बोला कि मिला तो इसका मतलब समय समान है। और अगर समय समान है तो याद रखिएगा चाल और दूरी के बीच का संबंध समानुपाती का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। चाल और दूरी के बीच का संबंध कैसा होगा? समानुपात में, यानी जो चाल का रेशियो होगा वही आपकी दूरी का रेशियो हो जाएगा। तो चाल की अगर हम बात करें तो एक है, एक की चाल 90 है और एक की चाल 70 है, ठीक है। एक की चाल 90 है, यानी हम चाल की अगर हम बात करें तो चाल का है 90/70 और यही आपका दूरी का भी हो जाएगा। तो 90/70 अगर चाल का है तो दूरी का भी होगा 90/70, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कहा एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अब इसको चूंकि रेशियो है तो समान अंक आपस में कट जाते हैं, 9:7 हो गया। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी चली गई ज्यादा? पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चली गई, यही ना? हाँ, 140 किलोमीटर। तो देखिएगा यहाँ 9 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ 7 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ 9 यूनिट दूरी है, यहाँ 7 यूनिट दूरी है। तो कितना ज्यादा है यहाँ से? यहाँ से कितना ज्यादा है दोस्त? 2 जो है वो कितने को दर्शा रहा है भाई? 2 यूनिट ज्यादा है दूरी, जो कितने को दर्शा रहा है? 140 किलोमीटर को दर्शा रहा है। अगर 2 यूनिट 140 किलोमीटर को दर्शा रहा है, 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 2 से 14, 1 यूनिट 70 किलोमीटर को दर्शाएगा। 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 70 किलोमीटर को दर्शाएगा। और आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 9 और 7 जोड़ देंगे तो टोटल 16 आ जाएगा, क्योंकि एक चला है 9, एक चली है 7, एक चली है 9 और एक चली है 7, दोनों जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 70 गुणे 16 कर देंगे, 16 7 112, 1120 किलोमीटर मेरे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। भाई समय समान है तो चाल दूरी का संबंध समानुपाती का होगा, एक ही रेशियो में होंगे। 90-70 है, 90-70 इसका भी होगा, 1 0 से 1 0, 9:7 आया। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 9:7 हो गया, कहा कि एक दूसरे से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है, 2 यूनिट की वैल्यू 140 हो गई, एक की वैल्यू 70 हो गई, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, 16 की वैल्यू 1120। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आशा करता हूं ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चलाता है और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, फिर भी वह 10 मिनट लेट हो जाता है। उसके कॉलेज से उसके घर की दूरी कितनी है? ठीक है, सुनिएगा। कॉलेज से घर जा रहा है, ठीक है, कॉलेज है और कॉलेज से घर जा रहा है। याद रखिएगा कभी भी दो स्थानों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान। दो स्थानों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। और अगर दूरी समान हो तो अभी हमने क्या कहा? दूरी समान हो तो चाल और समय के बीच का संबंध क्या होगा? चाल और समय के बीच का संबंध हमेशा और हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो चाल का अगर हम रेशियो देखें तो चाल का रेशियो कितना दिया है? चाल का अगर हम बात करें तो चाल का आपका दिया है भाई, एक दिन 40 से स्पीड से चला और अगले दिन क्या हो गया? अगले दिन वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो उसकी अगले दिन की चाल कितनी हो गई? 50। तो चाल का रेशियो 40/50 है, समय का रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक इसके उल्टा। और ठीक इसके उल्टा की अगर हम बात करें तो 50/40, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी जो पहले 5 लग रहा था टाइम, अब लगने लगा 4। अगर पहले 5 लगता था अब लग रहा है 4, तो कितने समय की बचत हम कर रहे हैं? 1 यूनिट टाइम की बचत कर रहे हैं, 1 यूनिट टाइम की बचत कर रहे हैं। प्रश्न के अंदर क्या बोला भाई? वो एक दिन जो है, एक दिन 25 मिनट लेट पहुंचा और एक दिन कितना मिनट हुआ? 10 मिनट लेट हुआ। एक दिन 25 मिनट लेट पहुंचा और एक दिन 10 मिनट लेट पहुंचा। एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपको परीक्षा के हॉल के अंदर या स्कूल के अंदर ही 9 बजे पहुंचना है और एक दिन क्या किया? आप 9:25 पे पहुंचे। 25 मिनट लेट होने का मतलब क्या हुआ?
तो आप 9:25 पे पहुंचे। अगर 9 बजे कॉलेज का टाइम है तो आप 9:25 पे गए, और एक दिन क्या हुआ कि 10 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब आप उस दिन 9:10 पे पहुंचे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक दिन अगर आप 9:25 पे पहुंचे और एक दिन अगर 9:10 पे पहुंचे, तो दोनों टाइम के बीच का गैप कितना है? 15 मिनट का। एक दिन 25 मिनट लेट और एक दिन 10 मिनट लेट, तो एक दिन जैसे 25 मिनट लेट हुए उस दिन 9:25 पे, और 10 मिनट लेट हुए यानी 9:10 पे, तो दोनों टाइम का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 15 मिनट का आएगा। 1 यूनिट 15 मिनट को दर्शाएगा। 1 मिनट कितना को दर्शाएगा? 15 मिनट को दर्शाएगा। तो अगर हम बात करें तो पहले इसका मतलब 15×5 = 75 मिनट लगता था, और अब कितना लगेगा? अब कितना लगेगा जी? जब स्पीड आप बढ़ा ली है, 1 मिनट की वैल्यू 15, तो 4 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 60 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो पहले 5 का वैल्यू हो जाएगा 75 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 60। यानी पहले हमको 75 मिनट लगता था, अब हमको लगने लगेगा 60 मिनट। हमसे पूछिए कि कॉलेज से घर के बीच की दूरी क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? सूत्र चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब मुझे चाल भी पता है और समय भी पता है, जहां से मर्जी वहां से निकाल सकते हैं। कहीं चलिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बाद में उसकी स्पीड कितनी है? 50, क्योंकि दूरी तो बदल नहीं जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो पहले उसकी बाद की स्पीड है 50 और वो 60 मिनट का टाइम लेता है कॉलेज पहुंचने में। कितना टाइम लगता है? 60 मिनट का। 50 की स्पीड से 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 50 और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 50 गुणा 1 कर देंगे 50, पता चल जाएगा घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 75 मिनट भी गुणा कर लीजिए। पहले 40 की स्पीड से चल रहा था, टाइम लिया 75, तो उससे भी अगर गुणा कर देंगे तो 50 किलोमीटर ही आएगा। अगर आप 40 का गुणा 75 मिनट में हम कर रहे हैं, 75/60 में, तो 15×5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 × 40, 10 50 किलोमीटर यहां से भी निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्या था भाई? कॉलेज से घर के बीच की दूरी समान थी। दूरी समान है तो चाल और समय के बीच का संबंध उल्टा हुआ, व्युत्क्रम हुआ, जिसको हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। एक दिन 25 मिनट लेट, एक दिन 10 मिनट लेट, तो टोटल कितना लेट हुआ भाई? समय के बीच का गैप कितना हुआ? एक दिन 25 मिनट लेट, एक दिन 10 मिनट लेट, यानी 15 मिनट का गैप आया। एक की वैल्यू 15 हो गई। पहले 75 मिनट लगता था, अब 60 मिनट लगता था। अब 60 मिनट लगता है। दूरी बताना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अगर हम बात करें कि बाद की स्पीड 50 है, उस हिसाब से अगर 60 मिनट वो ले रहा है, तो 50 की स्पीड से अगर 60 मिनट चलेगा तो 50 गुणा 1 हम बता सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे को दर्शा रहा है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 50 की स्पीड से अगर 1 घंटा चलेगा तो 50 किलोमीटर। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। भाई 40 की स्पीड है और 75 मिनट का टाइम लिया, तो यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो 50 ही आएगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। ये जितने भी प्रश्न है, मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि एक एक सवाल का जितना भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देख ले रहे हैं तो ये 10 प्रश्न जो है वो रामबाण साबित होंगे पेपर के अंदर। वो कोई सा भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दोस्त दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180 मीटर। 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 है, और चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड में बताना है। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 दिया 54, 3 बचे 15, 180/15, और 15 से 180 को डिवाइड कर देंगे, 12 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 180 मीटर है भाई। रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी तो आदमी की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, अपने लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। तो दूरी हो गई 180 और चाल है 54। चूंकि हमको मीटर पर सेकंड में बताना है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है अशोक एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है और यात्रा के पहले आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, पहला आधा भाग जो है वो 24 के हिसाब से है। सेकंड आधा भाग जो है, सेकंड आधा भाग वो 32 की स्पीड से चला, और 7 घंटे का टोटल टाइम है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। ठीक है ना? टोटल टाइम अगर हम बात करें, टोटल अगर टाइम की बात करें तो 7 घंटा है, और आपसे पूछा है कि दूरी क्या है। सुनिएगा एक चीज, और यहां से एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी याद रखिएगा आपका दूरी समान हो, दूरी समान हो भाई, पहला आधा भाग फिर दूसरा आधा भाग, दूरी समान हो, और चूंकि हमको दूरी ही निकालना है तो याद रखिएगा दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। चलिए पूरा बेसिक से बताते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुणा समय। समय तो मुझे पता है कि टोटल 7 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लगेगा? 7 घंटा। लेकिन सर चाल कैसे निकालेंगे? चाल कैसे पता करें? तो सुनिएगा ध्यान से। जब भी दूरी समान हो और आपको 2 चाल दिया गया हो, प्रश्न के अंदर 2 चाल दिया हो और दूरी समान है। दूरी कैसे समान है? पहला आधा भाग फिर दूसरा आधा भाग।
पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग। आधा आधा मतलब क्या है? दूरी समान है। तो जब दूरी समान है और प्रश्न के अंदर दो चाल दिया हो तो वहां पे आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसको निकालने के लिए? चाल को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां चाल कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से। और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है 2xy बटा x प्लस वाई। कल ही बताए थे हम, जब आपको कल की क्लास या परसों की क्लास थी जिसमें हमने 20 प्रश्न कराया था। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा प्रश्न उसमें भी कराया। तो चाल क्या होगी? दो चाल है। तो पहली चाल आपकी 24 है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 24 और 32 कितना हो जाता है दोस्त? 30 20 50 और 4 2 6 56 और इंटू 7 है। चार दूरी बराबर चाल। दो चाल दिया है और समय दिया है 7 घंटा। तो चाल की जगह पे हम एवरेज स्पीड निकाल दिए क्योंकि दूरी समान है। अब 7 × 8 = 56 हो गया, 8 3 = 24 हो गया। तो द्वितीय 6 का गुणा अगर हम 32 में कर दे, 6 का गुणा अगर हम 32 में कर दे, 30 × 6 = 180, 2 6 के बाद 192 किलोमीटर प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी है? 192। तो मेरे ख्याल से आज के ये 10 प्रश्न जो हमने आपको समझाया बिल्कुल समझ में आया होगा। और साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, क्योंकि मैथ की अगर आपके अंदर कमजोरी है या किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप मैथ में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, जीके वाला पोर्शन वीक है, हर सेक्शन में आप उस लेवल तक पहुंचा देंगे दोस्त जिसकी शायद आप कल्पना नहीं की होंगे, बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में ध्येय अकेडमी देवरिया सर्च करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।